अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं ये एज़ लाइव वीडियो है, बल्कि लाइव वीडियो जा रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग करके साथ ही इसको अपलोड कर दूँगी। ये एडिटेड फॉर्म में आपके पास नहीं होगा क्योंकि इस वक्त मैंने आपके साथ 3 से 4 जो बड़ी अहम खबरें हैं वो शेयर करनी है, और अगर वो एडिटिंग प्रोसेस में वीडियो जाता तो बहुत टाइम लग जाना था। सबसे पहले तो इस वक्त जो बहुत ज़्यादा वायरल ख़बर है वो ये है कि सनम जावेद को फाइनली छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। क्या मामलात हुए हैं, क्या दोबारा उनको गिरफ्तार किया जाएगा, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा ट्रंप के बारे में बात करेंगे कि ट्रंप जो है, आप लोग जानते हैं कि ट्रंप को जो गोली लगी और उसके बाद जो है ट्रंप के इस पूरे मामले को इमरान खान की मौत के साथ जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिल्कुल इमरान खान के साथ भी इसी तरह की अटेम्प्ट होने जा रही है। तो इसकी क्या तफसीलात हैं और इसके अलावा एक दो और ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सनम जावेद के बारे में। सनम जावेद के बारे में आप लोग जानते हैं कि मुतादिद जो उनके ऊपर मुकदमात हैं वो बने, और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि सनम जावेद जो हैं फाइनली लास्टली जो वो थी गुजरांवाला के अंदर, और गुजरांवाला से भी उनको रिलीफ मिला और उसके बाद फाइनली उनको FIA ने गिरफ्तार किया। और उसके बाद अब सनम जावेद FIA के जो नए मुकदमे हैं उससे भी डिस्चार्ज हो गई हैं, उनको रिहाई भी मिल गई और अपने वकला के हमरा वो अपने घर भी चले गई हैं। तो क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखती हूँ जनाब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में FIA ने सनम जावेद को ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलिक इमरान की अदालत के अंदर पेश किया, जबकि सनम जावेद का जो वकील है जिनका नाम मियां अली इशफाक है वो अदालत के अंदर पेश हुए। FIA की जानिब से सनम जावेद के 6 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान जो है उनसे पूछा गया कि सनम जावेद कौन है, जिस पर सनम जावेद जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई और बताया कि मेरा नाम सनम जावेद है। उनके जो वकील हैं मियां अली अशफाक, उन्होंने कहा कि सुबह 9:30 पर सनम जावेद की पेशी हुई और उसके मुतालिक यहाँ उन्होंने कहा कि हम मौजूद हैं, मुझे सुनवाई का मौका दिया जाए, ये कहा उन्होंने। FIA बताया कि इनके पास सनम जावेद की गिरफ्तारी का क्या इख्तियार है, ये उनके वकील ने कहा। सनम जावेद के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट का सनम जावेद की रिहाई का जो मुतल्लिक जो फैसला है उसको पेश कर दिया और कहा कि गिरफ्तारी के वक्त तफ्तीशी अफसर के पास ठोस शहादत भी मौजूद नहीं थी। सनम जावेद 10 मई 2023 से आपको पता है कि ज़ेर हिरासत हैं और सनम जावेद का मोबाइल और तमाम वीडियोस प्रोसिक्यूशन के पास पहले से ही मौजूद हैं। सनम जावेद को इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए, ये उनके वकील ने इस्तदा की। उनके वकील मियां अली इशफाक एडवोकेट ने मजीद कहा कि सनम जावेद के सोशल मीडिया के मवाद को लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने परखा। उस वक्त बरी होने और गिरफ्तार होने का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल रहा है, और उन्होंने कहा कि लाहौर के मकामात से उसको निकाला गया तो सरगोदा में 9 मई के केसेस में उसको डाल दिया गया, और सरगोदा से बरी हुई तो फिर उसके बाद गुजरांवाला में उसको इन केसेस के अंदर जो है वो डाल दिया गया। सनम जावेद के वकील ने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि अब सनम जावेद जो हैं वो मतलूब नहीं है और अब पंजाब में पंजाब पुलिस के पास कुछ नहीं तो यहाँ ले आए हैं। जिस्मानी रिमांड का मकसद होता है कि कोई सामान या अशिया जो है वो बरामद करना हो। FIA ने कहा कि मोबाइल फ़ोन वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने हैं। ये इल्ज़ामात हमेशा से लगाए जाते हैं। इससे पहले जो मुलज़मा है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर भी उनके ऊपर दीगर मुकदमात बनाए गए, उनके वकील ने कहा। मुलज़मा को दहशतगर्दी के मुकदमात से डिस्चार्ज किया जाए, ये भी उनके वकील ने दलाइल देते हुए कहा। उनके वकील ने कहा कि सनम जावेद के खिलाफ 12वां मुकदमा है और सनम जावेद पर अब रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी का इल्ज़ाम भी लग चुका है। कल जेल से जब वो बाहर निकली तो सिविल कपड़ों में अफराद गाड़ी में बिठाकर इस्लामाबाद ले गए, और सनम जावेद को गिरफ्तार करने की वजह जो है वो उनके वकील ने कहा कि बदनीयती है। सनम जावेद का केस जो है वो 100% बरियत का केस है। सनम जावेद से रिकवर USB उनके पास जेल में कैसे आई, ये पूछा गया। क्या किसी मुलजिम ने बताया कि उन्होंने सनम जावेद के उकसाने पर कोई कदम उठाया? FIA से पूछा जाए कि कितने अफराद ने बयान दिया कि उन्हें उकसाया। पंजाब में बेहुरमती करने के बाद अब हुकूमत इस्लामाबाद उनको लेकर आ गई है। सनम जावेद के वकील ने मजीद बात करते हुए कहा कि पंजाब में 9 मई से 51 मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हैं और कोई मुद्दई भी अभी तक सनम जावेद के खिलाफ पेश नहीं हुआ है। पूरा पाकिस्तान उन्होंने कहा कि सनम जावेद ने कहा कि पूरा पाकिस्तान मेरे कहने पे चढ़ दौड़ा, अगर ऐसे बयान से तकलीफ़ होती है तो फिर मज़ीद होगी। यानी सनम जावेद ने धमकी दी कि मैं और भी इस तरह के बयान दूंगी। पाकिस्तान के कानून में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसके काम पर कोई तनकीद ना हो सके। अदालत ने एक मुकदमे से बरी किया तो पुलिस ने दूसरे में गिरफ्तार कर लिया। हमने कब देखा है कि ख़वातीन को 14-14 मुकदमात में जो है वो गिरफ्तार किया जाए? उन्होंने कहा कि इंसान की एक बर्दाश्त की हद होती है। उन्होंने कहा कि सनम जावेद के पैगामात कहाँ से जुर्म सरजद करने से पहले ये साबित करते हैं, यानी कि सनम जावेद का रियासती इदारों को खुलेआम धमकियाँ देना, स्टैब्लिशमेंट के और ऑफिसर्स के नाम ले लेकर उनको गालियाँ निकालना, यास्मीन राशिद की सरबराही में मॉब को
ले कर जाना, हाथ में डंडे पकड़ना और 9 मई को वहाँ जलाओ घिराव करना, गंदी गंदी गालियाँ देना, तोड़ फोड़ के लोगों को उकसाना। और मज़े की बात देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम 139वें नंबर पे इसलिए है कि आज इस तरह की ख़वातीन को भी छोड़ दिया गया है। जज मलिक मोहम्मद इमरान ने सनम जावेद के पैगामात का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने की हिदायत कर दी, यानी कि जो उन्होंने अपने बयानात में बोला हुआ है उसका जो ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है उन्होंने कहा कि इसको पढ़ा जाए, जिस पे उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा कि सनम जावेद ने कहा कि रेंजर्स कैसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म को पकड़ कर ले गई। मैं भी कहता हूं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को घसीट कर नहीं ले जाया जा सकता। सनम जावेद के वकील ने कहा कि अगर कोई पुलिस वाला खातून को धक्के दे तो क्या इसके लिए दुआएं निकलती हैं? हम इंसान हैं, हम सबका रिएक्शन होता है। ये ट्वीट्स में बताएं कि क्या ऐसा जुर्म है? मेरी अदालत से इस्तदा है कि ना तो कोई मुआद है और ना ही कोई सबूत है। इस बुनियाद पर FIA और गिरफ्तारी का कोई जवाज़ नहीं बनता गिरफ्तारी का। बहरहाल ये सारे जब दलाइल हो गए तो उसके बाद सनम जावेद को जो है उन्होंने वहाँ से इस मुकदमे के अंदर जो है वो बरी कर दिया। 6 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब वो PTI की रहनुमा बन चुकी हैं। सनम जावेद को गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले किया था। अब सबसे हैरानकुन और मज़ेदार बात ज़रा सुनिएगा, और वो ये है जनाब कि आप ज़रा ये सुनिए कि सनम जावेद जैसी ख़वातीन जो पढ़ी लिखी नहीं होती, गली मोहल्ले में गंदी तरबियत के साथ पली होती हैं। माज़रत के साथ मैं ये वर्ड्स इसलिए बोल रही हूँ कि पहले मुझे उनके वालिदैन के ऊपर बड़ा तरस आता था, लेकिन जब मैंने उनके वालिदैन की गंदी ज़बान सुनी, इतनी गंदी उन्होंने उसके वालिद ने गंदी गंदी गालियाँ दी। देखें, आपकी कोई भी लाइकिंग हो सकती है, कोई भी डिसलाइकिंग हो सकती है, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपका राइट है। लेकिन जब आप महज इस वजह से कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपकी कोई ओपोनेंट पार्टी है तो आप उसके सियासतदानों को, मरियम नवाज़ का नाम लेकर गंदी गंदी बातें इनके वालिद साहब ने की। और इनके वालिद साहब ने कहा कि मुझे नून लीग से बड़ी शदीद नफ़रत है, और उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर था इसलिए मैं नून लीग से बड़ी नफ़रत करता था। भाई, आप पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, आप पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं, कोई मसला नहीं। आपकी बेटी जो है वो PTI को सपोर्ट करती है और आप आधी रात को उनको ज़मान पार्क जाने की इजाज़त देते रहे शादीशुदा होने के बावजूद, उसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी बेटी जो है वो आकर मरियम नवाज़ के बारे में गंदी हर्जा सराई करे तो फिर आप अपनी बेटी को मना कीजिए, क्योंकि फिर उसकी तरबियत में कमी है। और फिर आपकी बेटी जो है वो आकर जनरल आसिम मुनीर से लेकर तो डर्टी हैरी तक, तो जनरल आसिम मुनीर से लेकर किस किस को गंदी गालियाँ और हाथ में डंडे पकड़ के खड़ी हो जाती है। ये कहाँ की रविश है? और उसके बदले में इमरान खान उनको नवाजते हैं, और नवाजते कैसे हैं कि उनको पार्टी का टिकट दे दिया जाता है। और कितना आसान है PTI के अंदर अपनी जगह बनाना, यानी कि आप ज़मान पार्क में आधी रात तक ड्यूटीज़ दीजिए, गंदी गंदी गालियाँ दीजिए रियासत को, उसके बाद आप पार्टी का टिकट हासिल कर लीजिए। ये है जी शॉर्टकट। बहरहाल आपको बता दूं कि इमरान खान ने भी फाइनली अब अदालत के अंदर पेशी के दौरान जज साहब से एक मुकालमा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जेल में डालें लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दें। आप अल्लाह को जवाब दें हैं, ISI को नहीं। इमरान खान का जज से मुकालमा। अब ज़रा मज़ेदार बात ये सुनिएगा कि एक तरफ जो है वो इमरान खान इस बात पे इनसिक्योर थे कि बुशरा बीबी को ज़ुबान पार्क में नज़रबंद क्यों किया हुआ है और उनको मेरे साथ अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। अब जब उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया गया है और उनको यहाँ ले आया गया है, तो अब वो कह रहे हैं जज साहब को कि मेरी बीवी को छोड़ दिया जाए और मेरी बीवी को मेरे साथ अडियाला जेल में क्यों रखा गया। तो खान साहब की कोई समझ नहीं आती। खान साहब कभी कोई बात कर देते हैं, कभी कोई बात कर देते हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और ख़बर रखना चाहती हूँ कि ट्रंप के हवाले से आपने सुना होगा कि ट्रंप के ऊपर हमला हुआ। कुछ लोग इसे प्लांटेड हमला कह रहे हैं, कुछ लोग इसे इमरान खान की मौत के साथ जोड़ रहे हैं, कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि वो जो हमलावर था उसका क्या बना और वो कौन था। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप पे फायरिंग करने वाला हमलावर कौन था, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इमरान खान की मौत के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले आपको बताऊं कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI ने साबिक अमेरिकी सदर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्हें कत्ल करने की कोशिश करने वाले मुश्तबा शख्स की शनाख्त जो है वो कर ली है। शनाख्त में पता चला है कि वो 20 साला शख्स था जिसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स था, और ये मुश्तबा शख्स जो है इसने डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के दौरान जो है वहाँ पर फायरिंग कर दी, जबकि जवाबी कार्रवाई करते हुए सीक्रेट सर्विसेज एजेंट ने उसको गोली मार दी। FBI का कहना है कि उन्होंने वो हमले के मुहर्रिकात का तयन करने के लिए काम किया, और इस हमले के नतीजे में रैली के अंदर शरीक एक शख्स हलाक जबकि 2 शदीद ज़ख्मी भी हो गए। और रियासती वोटर के रिकॉर्ड से पता चलता है कि थॉमस मैथ्यू क्रुक्स जो है वो एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था।
5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں وہ پہلی بار ووٹ ڈالنے کا اہل ہوا تھا۔ تھامس میتھیو کروکس جس نے ان کے اوپر گولی چلائی ہے، اس نے شوٹنگ کے مقام پر بٹلر سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر وہ وہاں سے رہتا تھا، اور اس نے اتوار کو کہا تھا کہ انہوں نے بیتھل پارک کے اوپر جو ہے فضائی حدود کی خصوصی سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اس کو بند کیا گیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے وہاں سے پوری ریکی کی اور اس کے بعد آ کر اس نے حملہ کر دیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مشتبہ جو شخص ہے تھامس میتھیو کروکس، اس کے 53 سالہ والد جو میتھیو کروکس ہیں، انہوں نے CNN کو بتایا ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے حوالے سے تبصرہ کرنے سے پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ کروکس نے 2022 میں بیتھل پارک ہائی اسکول سے گریجویشن کی تھی، اور اخبار کے مطابق اس نے نیشنل میتھ اینڈ سائنس انسٹیٹیوٹ سے $500 کا سٹار ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے حکام کا کہنا ہے کہ شوٹنگ کے مقام پر تھامس کروکس کے پاس کوئی بھی شناختی پہچان نہیں تھی اور اسے دوسرے طریقوں سے شناخت کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، اور اب آپ کو بتا دوں کہ PTI کی طرف سے ایک بڑا پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے، جس کے اکارڈنگلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ٹرمپ کو مارا گیا ہے بالکل اسی طریقے سے عمران خان کو مارا جائے گا۔ اب کیا تفصیلات ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے گا کہ سابق یہ جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے اوپر جب سے قاتلانہ حملہ ہوا ہے انہیں سیاسی طور پہ بہت فائدہ پہنچا ہے، اور ٹرمپ کے جیتنے کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ سال 2022 میں عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس وقت عمران خان کا بیان بھی آیا تھا کہ جی 11-12 گولیاں بیچ میں کپڑوں کے بیچ میں سے گزر گئیں، ان کے ساتھ وہ علی زیدی کھڑا تھا، پتہ نہیں زلفی بخاری کے کون کون کھڑا تھا، ان کے کپڑوں کے بیچ میں سے بھی گولیاں نکل گئیں، مولا جٹ کی طرح سارے کھڑے رہے، سلطان رائی کی طرح 25 گولیاں کھا کر بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ بعد میں آپ نے دیکھا کہ کافی عرصہ عمران خان جو ہیں وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھے رہے، اور وہ کہتے رہے کہ ان کی ٹانگ بڑے برے طریقے سے فریکچر ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ گولیاں عمران خان کو چھو کر گزر گئی تھی، لیکن کوئی بھی گولی ان کو لگی نہیں تھی۔ سیاسی ماہرین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن 2024 میں اس حملے نے بھی انہیں کافی مدد دی تھی اور سیاسی ہمدردی سمیٹنے میں عمران خان کو مدد کی تھی۔ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ امریکی صدر کے ساتھ ہو رہا ہے، اور الیکشن مہم کے دوران جو ہے امریکی عوام کی جانب سے ہمدردی ملنے کا امکان ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب وہ جیتیں گے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ نے پلانٹڈ حملہ اپنے اوپر خود کروایا ہے تاکہ وہ الیکشن میں سمپتھی لے کر جیت جائیں، اور بالکل اس کو جوڑا جا رہا ہے اس واقعے سے جو وزیر آباد میں عمران خان کے ساتھ ہوا تھا، اور عمران خان نے سمپتھی لی تھی بالکل ویسے ہی جیسے عمران خان بالکل غیر مقبول ہو چکے تھے، اور جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو انہوں نے امریکہ کے اوپر سائفر والا ڈرامہ اور الزام لگا کر جو ہے لوگوں سے پھر سے سمپتھی گین کی تھی۔ اور کچھ لوگ اس کو عمران خان کی موت سے اس طرح سے جوڑ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں عمران خان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ باری جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صنم جاوید کا چھوٹ جانا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر باقی لوگوں کی جو عالیہ حمزہ ہیں یا صنم جاوید کے علاوہ جو یاسمین راشد ہیں ان کی بھی رہائی ہو جائے گی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو دھڑے بندی ہو گئی ہے اب عدلیہ کی، اور عدلیہ جو ہے وہ لگاتار ریلیف دیتی جا رہی ہے، عدلیہ نے عمران خان کو بھی دھڑا دھڑ ریلیف دینا شروع کر دیا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہاں انصاف ہو رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس دھڑا بندی کی وجہ سے جو ہے وہ رسہ کشی کی صورتحال برقرار ہے؟ اور دوسری طرف ٹرمپ والے معاملے میں آپ اس سارے سینیریو کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔